तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि ये जो शरीर की बाह्य रचना है, अगर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखोगे, जो दाहिनी तरफ आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, वो यौगिक शरीर की रचना उसमें दिख रही है, यौगिक शरीर की। आप देखोगे कि उसकी जो आकृति है, बाह्य आकृति, the outside figure is same, but inside figure probably we have just heard the names and we think they are some imaginary things which are there, and उनको हमें बस जैसे बता दिया वैसे बैठ गए, और बैठ के वैसे हमने उच्चारण किया, तो ये कुछ जादू हो जाएगा और जादू से हम ठीक हो जाएंगे। इसलिए इस शरीर को जानना आवश्यक है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक कमल की आकृति बनी हुई है। उसके बाद फिर दो आकृतियां उसमें बनी हुई हैं, जिनको उन्होंने अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ उसने ईगो एंड सुपर ईगो, या चंद्र या सूर्य। चक्र एंड ऑल दीज, तो 7 उन्होंने चक्र, 5 चक्र नीचे और 2 चक्र ऊपर में उसको डिवाइड किया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाथ में भी उसने कुछ मार्किंग करी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कौन से चक्र कौन सी जगह में आपको महसूस हो सकते हैं या किन से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसमें फिर आपने एक इसमें देखेंगे कुंडलानी स्थान भी उसने एक दिया हुआ। तो हम जो है जब कभी भी योग के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली तंत्र योग में या हठ योग में, तो उसमें कुंडलानी का एक बहुत महत्व है। और वो कहते हैं कि सारा का सारा जो एनर्जी है वो कुंडलानी में आती है, फिर वो राइज करती है, और राइज करके जैसे जैसे ऊपर आती है वैसे वैसे आपका एनलाइटमेंट होता है, आपका स्वस्थ और मनस स्वस्थ होता चला जाता है और आप आनंद की स्थिति में पहुंच पाते हैं। दैट इज हाउ इट इज टॉट एंड अकॉर्डिंगली इट इज प्रैक्टिस्ड ऑल्सो, कि आप इस स्थिति में बैठें, किस पोस्चर में बैठें, किस मुद्रा में बैठें, कौन सा बंद आप लगाएं, वो सभी उसमें बताएंगे। उसमें एम है कि आपकी जो पोस्चरल अलाइनमेंट है वो उस हिसाब से बन जाए कि जो चक्र स्थान है या कुंडलानी स्थान है उसको हम एक्टिवेट कर सकें। इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे 3 सीधी लाइन है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिस तरह से भी आप कंसिडर करें। ये जो रेखाएं हैं 3, ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को दर्शा रही है। इनके नाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, जो कि ऊपर सूर्य और चंद्र चक्र से और फिर इकट्ठी होके ऊपर सहस्त्रधारा कमल रूपी जो लोटस है दैट उससे मिलती है। इसी प्रकार से नीचे जाके भी वो मूल धारक के में जाके कुंडलानी में वो मिल रही है। तो ये रचना सूक्ष्म शरीर की योग दर्शन में दी गई है। इसी को प्रयोग करके हम निरोग या स्वस्थ रहते हैं, शरीर से भी, मन से भी और बुद्धि से भी, और तभी आनंद की स्थिति में हम जा सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है अंदर, शरीर के अंदर ये जो नाड़ी है, अंदर जो चक्र हैं, उनको प्रयोग करके आप आनंदमय स्थिति में आए, जिससे कि बाह्य शरीर भी स्वस्थ हो। अब अगर आप मॉडर्न साइंस के हिसाब से कंपेयर करें स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम को, जो कि उसी के नीचे मैंने लगाया हुआ है,
उसकी जो फिगर है, फोटो है, वो नीचे है। अब अगर उसमें देखें तो एक आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। इसमें भी सबसे नीचे ब्लू कलर में जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है जिसको बोलते हैं कोकोजियल बोन, उसके बाद उसके ऊपर जस्ट ऊपर एक रेड कलर में आपको हिस्सा दिखाई देगा जिसको जिसको बोलते हैं वो सैक्रल एरिया। तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक दूसरे रंग में, थोड़े से हरे रंग में आप देखेंगे उसमें वो लंबर एरिया है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे थोरेसिक एरिया है। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो अलग से सर्वाइकल एरिया है। और उसके ऊपर फिर ब्रेन, जो कि इसमें शायद ठीक से मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, वो भी 3 हिस्सों में है। पहले स्टेम, फिर उसके ऊपर पॉन्ग, और उसके ऊपर फिर कॉर्टेक्स। वो कॉर्टेक्स की जो शेप है बाद में जब डिटेल में हम नर्वस सिस्टम पे जाएंगे कभी तो आपको दिखाऊंगा कि वो बिल्कुल कमल कमल की तरह ही वो है। और वो भी 2 हिस्सों में ही बना हुआ है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, फ्रंट लोब एंड रियर लोब। इसी तरह से उसमें भी एक स्थान है जो अहंकार या अपने सोमेटिक सिस्टम को दिखाता है, और दूसरा स्थान है जो कि हमारे अंदर के सिस्टम को कंट्रोल करता है। तीसरा स्थान है जहाँ मेमोरी रहती है। सो बिल्कुल इसी प्रकार से रचना उसकी जो यौगिक शरीर की है तकरीबन करस्पॉन्डिंगली सिमिलर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। फिर इसमें मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी हुई है, एक नीली दाहिनी तरफ और एक लाल दूसरी तरफ। ये लाइन जो है, अगर आप मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देख सकते हैं इसमें, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये दोनों जो शरीर की रचनाएं हैं वो बिल्कुल एक ही प्रकार से आपको दिखाई देंगी। अभी आप अगर देखेंगे तो ये बीच में ये लाइन है जो स्पाइनल कॉर्ड है। इसके दोनों तरफ आप देखेंगे एक और 2 लाइन है ऐसे, और वो दोनों लाइन भी नीचे जाके और ऊपर वो मिल रही है। एक साइड में शरीर का हिस्सा है, दूसरी साइड में अंदर के ऑर्गन का हिस्सा है। और ऊपर इसी तरह से मस्तिष्क या ब्रेन का हिस्सा है। अब इसमें आप देखो तो बिल्कुल जो इसकी संरचना है वो वही है जो यौगिक शरीर में हमें दिखाई दे रही थी। इसमें भी 2 हिस्से बने हैं ब्रेन के नीचे, फिर ऊपर एक कमल जैसे बना हुआ है, और नीचे आप अगर देखें तो ये नीचे जाके वहां मिले हुए और दोनों शरीर अलग अलग है। ये भी अगर आप देख सकते हो, जरा देखिए इसको, इन केस यू कैन सी, इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ ये ब्रेन है और ये नीचे मूलधारा एज पर यौगिक शरीर। और यहाँ पे हम अगर अंग्रेजी सिस्टम में देखें तो ये हमारा कोकोजियल बोन या सैक्रल बोन। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से भी कुछ निकल के कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से भी कुछ निकल के यहाँ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन बीच में कनेक्शन नहीं है। या तो जैसे आपने अभी देखा कि जो यौगिक शरीर है और जो मॉडर्न एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन है शरीर का, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। उसमें भी एक मूलधारा कोकोजियल है, ये कोकोजियल है, उसमें स्वादिष्टान है, उसी में मणिपुरा जो सेंटर में आपका लंबर रीजन है। उसके बाद आपके थोरेसिक जो स्पाइन है उसके 2 हिस्से हैं, एक नीचे एक ऊपर, एक हार्ट में कनेक्ट करता है बीच वाले हिस्से में, और उसके ऊपर फिर आप देखें तो गले में सर्वाइकल रीजन है, और फिर हेड का अलग हिस्सा है। तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो यौगिक बॉडी है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इमेजिनरी है, ये एग्जिस्टिंग है चीजें जो शरीर के अंदर है।
जो ये दो लाइन ईड़ा और पिंगला की हैं, जो मैंने आपको दूसरे फोटो में भी दिखाई, वो लाइंस हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में गैंग्लियंस बोलते हैं और कुछ को प्लेक्सस बोलते हैं। तो गैंग्लियन और प्लेक्सस जो हैं ये लाइन बनाते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ, जो ऊपर से नीचे तक कनेक्ट करते हैं। ये है जैसे जंक्शन बॉक्स होते हैं, उस तरह से जंक्शन बॉक्स का काम करते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से नस निकलती है या नर्व निकलती है, उसको शरीर में कहाँ जोड़ना है और किस फंक्शन के लिए जोड़ना है, वो काम यहाँ से होता है। और करस्पॉन्डिंगली उसी के चारों तरफ ही वो होते हैं, जैसे थॉरेसिक रीजन में है या नाभि के पास हैं या नीचे सैक्रल रीजन में है, वो उसी तरह से बने हैं। और उनका कनेक्शन करस्पॉन्डिंगली हमारे जो बाहर के हिस्से हैं उनके साथ है, यानी कि उसी जगह से नस अंदर के हिस्सों को कनेक्ट कर रही है और दूसरी हिस्से से बाहर भी कनेक्ट करती है। लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। अंग्रेजी भाषा में या एलोपैथिक सिस्टम या मॉडर्न साइंस के सिस्टम में अगर हम समझें तो जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में होता है। एक है मोटर नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो अंदर के हिस्से में काम करता है। एक विसरल है और एक सोमैटिक है। यानी कि एक मोटर है जो बाहर काम करता है, जो आपके हाथ पैर हिलाने का काम वगैरह वगैरह, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग और नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके जरिए ये होता है। और दूसरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमिक सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिक है, जो प्रकृति के हाथ में है, और एक सिस्टम है जो हम उसको यूज कर सकते हैं, मोटर सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, वो प्रकृति, भगवान, प्रभु जिसके भी हाथ में वहां पे है। उसमें भी दो हिस्से हैं, एक है पैरासिम्पैथेटिक और एक है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम है जो कि आपके शरीर को पोषित करता है, रेस्ट एंड रिकूप करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम वो है जो आपको काम कर्म करने के लिए तैयार करता है, यानी कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके एनर्जी देता है कि आप उस कार्रवाई को कर सके, जिसको अंग्रेजी में फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एक है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म और दूसरा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म। अब अगर नर्वस सिस्टम पे और इस पे फिर से फोकस ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी नाड़ी दो हैं, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी जो है वो कूलिंग इफेक्ट देती है, स्थिरता लाती है, शिथिलता लाती है, और जो सूर्य नाड़ी है वो कार्य करने को बाध्य करती है, तैयार करती है, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है। तो आपने देखा एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, और इसी प्रकार से एक सिस्टम है योगिक साइंस में। और इन दोनों सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बीच में सुषुम्ना नाड़ी और ऊपर मस्तिष्क, दोनों सिस्टम में उसी प्रकार से है। जो मोटर सिस्टम है वो तो बड़ा क्लियर है कि आप उसको शरीर को इस्तेमाल करने के लिए काम करते हैं। जो ऑटोनोमिक सिस्टम है, जो अपने आप काम करता है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रेस्ट एंड रिकूप जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम का हिस्सा है। और कब आप लड़ने के लिए तैयार होंगे और कब आप रेस्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, और जब आप कुछ काम कर रहे हैं जिसमें स्ट्रेस इन्वॉल्व है, एनर्जी रिलीज इन्वॉल्व है, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम का मैं बताऊं सो ये दोनों सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, जो कि एक रेस्ट एंड रिकूप के लिए है और दूसरा फाइट एंड फाइट के लिए है। उन दोनों के बैलेंस बनाने के ऊपर योग ध्यान देता है, इसलिए उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि मस्तिष्क में प्रकृति के द्वारा सेट किए गए सिस्टम के ऊपर या उस पे चल रहा है। तो इसमें आपको बहुत सूक्ष्मता से, बहुत फोकस करके, कंसंट्रेट करके, बड़े ही ध्यान से इसको करना पड़ेगा।
अन्यथा इसका होना थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए जनरली जब लोग मुझे बोलते हैं कि रामदेव जी का मैं योग करता हूँ, या मैं श्री श्री का योग करता हूँ, या जो भी योग करते हैं, योग को वहां पहुंचना है। और यहाँ पहुंचने के लिए जब आप ये जो प्राणमय कोश है, जब यहाँ आपने पहुंचना है, तो आपको जो शरीर का स्थूल हिस्सा है, या जिसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, उसको पार करना पड़ता है। और जब हमें पता नहीं है वहां से जाने का रास्ता, तो हम उसको उस प्रकार से, उस तरीके से कर नहीं पाते। और जब हम उसको उस प्रकार से कर नहीं पाते हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या गलत रिजल्ट मिल जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि योग तो इफेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, इससे कोई शक्ति नहीं मिल सकती। तो इसलिए योग के शरीर को करस्पॉन्डिंगली मॉडर्न साइंस के हिसाब से जानना आवश्यक है। जब हम जान जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि कहाँ मूलधारा है, और कैसे हम उसको फ्री कर सकते हैं स्पेस को, जिससे कि वहाँ जो नर्व्स इकट्ठी हुई हैं, जो प्रेस हो जाती हैं आपके चलने से, बैठने से, गलत तरीके से पोस्चर से, वो कैसे रिलीव होंगी। जब वो रिलीव होंगी तो वहाँ से जो सिस्टम कनेक्ट करता है आपके डेफिकेशन के लिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो कैसे ठीक होगा। क्योंकि शरीर के जितने भी तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं, जब हम आयुर्वेदिक बॉडी के ऊपर जाएंगे या मॉडर्न एनाटॉमी पे जाएंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सभी तंत्र के अंदर भी जो वॉल्व सिस्टम है, जो जिससे कि कोई चीज अंदर जानी है या बाहर आनी है, एक वॉल्व का जो सिस्टम है, वो भी कुछ प्रकृति के पास कनेक्टेड है, कंट्रोल में है, और बाकी कुछ हमारे पास कंट्रोल में है। और ये मैं ये बताऊं कि हमारे पास कंट्रोल जो कम है 30% है, और बाकी कंट्रोल नेचर के पास 70%। जबकि हम ये मानते हैं कि मैं गया और मैंने डेफिकेट किया, या यूरिनेट किया, या मैंने थूक दिया। नो, असली में 70% कंट्रोल कुदरत के पास है, या नेचुरल है। और जब आप योग के जरिए नेचुरल सेल्फ तक पहुंच जाएंगे, तो वो जो वॉल्व्स हैं, जो प्रकृति से कंट्रोल हो रहे हैं और जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, उन दोनों में सामंजस्य आ जाएगा। और अगर आप देखो, आपने वो देखी होगी 3 लेगेड रेस, दो लोग भागते हैं उसमें, एक पैर दोनों को एक साथ बांध देते हैं। अगर उनमें सामंजस्य नहीं होता तो वो दोनों नहीं भाग पाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन अगर सामंजस्य होगा तो वो आसानी से, तेजी से दौड़ पाएंगे। तो यहाँ पे भी जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है उसका, और जो हमारा खुद का मोटर सिस्टम है, उन दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो हम जो चाहते हैं और जो प्रभु चाहता है, उन दोनों का मेल हो जाए। जो नेचुरली होने वाली चीज है और हम जिनको करने वाले हैं, उनको एक साथ ही करें, सिंक्रोनाइज कर लें। अब जैसे अब हम चलते हैं दूसरे शरीर के ऊपर, फिर हम आएंगे एग्जाम्पल रोग को, किसी भी एक रोग को लेके उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसको कैसे इन पद्धति से दूर किया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए बाईं तरफ, जो आपके स्क्रीन के ऊपर बाईं तरफ 2 पिक्चर हैं, उसमें आप देखेंगे कि शरीर बने हुए हैं। एक मैंने लिया है ग्रेज एनाटॉमी से। ग्रेज एनाटॉमी एक बड़ी फेमस बुक है, जो एनाटॉमी की आजकल मॉडर्न साइंस में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी इसको प्रयोग करते हैं आजकल, समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसको काफी ऑथेंटिक माना है। और जो उसके जो तुरंत नीचे है, वो शरीर मैंने लिया है श्रृंगधर संहिता से। श्रृंगधर संहिता, श्रृंगधर जो सेंट है, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 3rd to 6th सेंचुरी का उनका कोई डेट है होने का, और उनकी किताब जो 13th सेंचुरी में कहीं प्रिंट फॉर्म में आई थी। ये उनके द्वारा बनाया गया शरीर की रचना है। आप इसको पढ़ने पे ना जाएं, मैं सिर्फ इनमें सिमिलरिटी आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से दोनों शरीर जो है वो बिल्कुल एक प्रकार आपको एनाटॉमिकली नजर आएंगे। आप देखेंगे कि उनके जो बाह्य शरीर है वो तकरीबन एक जैसा ही दिख रहा है, उसके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी तकरीबन इसी तरह से श्रृंगधर ने डिस्क्राइब किया जैसे इन्होंने किया है। उसमें हड्डियों के जो नंबर हैं वो भी बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली मैच कर रहे हैं, जो मसल्स के नंबर हैं वो भी करस्पॉन्डिंगली मैच कर रहे हैं।
अब आप उसके अंदर अगर देखें जो मेजर सिस्टम है वो भी तकरीबन आप दोनों फोटो में देखेंगे तो एक आपको सफेद लाइन नीचे वाले में नजर आएगी, ऊपर वाले में उसी प्रकार से एसोफेगस नजर आएगा, खाने की नली। फिर उसी प्रकार से आपको वहां पे स्टमक, जिसको अमाशय बोलते हैं, वो नजर आएगा, और ऊपर भी स्टमक आपको नजर आएगा। फिर आपको आगे चलेंगे तो ड्यूडेनम, लिवर जो ऊपर दिख रहा है, वो उसी प्रकार की आकृति आपको इसमें भी निकल जाएगी, और दोनों शरीर के दोनों साइड में तकरीबन बराबर ही दिखाई देगी आपको। उसके बाद जो यकृत है, लिवर है या किडनीज हैं, वो सब बिल्कुल उसी प्रकार से लेआउट है जैसे मॉडर्न साइंस में दिखती हैं, अल्ट्रासाउंड में, एक्सरेज में, उसी प्रकार से श्रृंगधर संहिता में उसका डिस्क्रिप्शन पिक्टोरियल बनाया हुआ है। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि दोनों मॉडर्न साइंस में और आयुर्वेदिक परसेप्शन में एनाटॉमिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं है, दोनों बिल्कुल एक तरह से ही दिखते हैं, उनकी जो रचना है, संरचना है, वो सेम है। इस प्रकार से अगर फिजियोलॉजी भी देखें तो भी तकरीबन सिमिलर आपको फिजियोलॉजी नजर आए। उसमें जिह्वा का कार्य भी लिखा हुआ है कि हाउ द टंग विल वर्क इन विद रिस्पेक्ट टू स्पीच, विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू मैनिपुलेशन ऑफ फूड। ये आपने जो खाया है वो कैसे अंदर जाना है उसमें। ये और जो श्रृंगधर है उसमें भी उसी तरह से वो डिस्क्राइब हुआ है। उसके बाद अगर आप फिजियोलॉजिकली देखें तो जैसे मैं आपको आयुर्वेद के लेक्चर में बता रहा था कि उसमें भी एम जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस में वो है टू एस्टैब्लिश द होम्योस्टैसिस, यानी कि ब्लड में किस तरह का कॉम्पोजिशन किस चीज का हो उसको मेंटेन करना ही उन सभी उसमें एम है। इसी प्रकार से मैंने जैसे आपको बताया तीन जो ह्यूमर्स हैं, वात, पित्त और कफ, वो भी इस तरह से ही करस्पॉन्डिंगली आपके बॉडी में काम करती है। जो वात है या सॉरी जो कफ है वो सभी चीजें हैं और वो प्रोसेस भी है जिससे एनाबॉलिज्म की एक्टिविटी होती है, यानी कि शरीर में कुछ भी इकट्ठा करके स्थूल रूप में बनाना और उसको संचित करके रखना, कॉम्पैक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ कफ, दैट इज करस्पॉन्डिंगली एनाबॉलिज्म इन मॉडर्न साइंस। यानी कि ऑल द एनाबॉलिक प्रोडक्ट्स, जैसे आपके मसल्स बने या फैट्स बना या जो भी चीज इकट्ठी हुई शरीर के अंदर, वो सब एनाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं। वो कई किन चीजों को जोड़ के बनाए गए हैं, कॉम्पैक्ट बनाए गए हैं, वो सभी एनाबॉलिक है, ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से। और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव सुश्रुति है, चरक, उनके हिसाब से ये सब कफ प्रधान कार्य हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ एनाबॉलिज्म व्हिच रिजल्ट्स इनटू कॉम्पैक्टिंग ऑफ द बॉडी। तो कफ जो है शरीर को आकृति देता है, स्थूलता देता है और स्ट्रेंथ देता है। This is what is described there, and here also anabolic activities and product will give you strength. That is also, there is no discrepancy in that. And दूसरा जो चीज है वो है पित्त, जो आयुर्वेदिक भाषा में हम बोलते हैं। और ये जो पित्त है, हम जनरली इसको मान लेते हैं कि ये कोई तरल पदार्थ है, एसिड है, बाइल जूस है, ये ऐसा मान लेते हैं। लेकिन पित्त भी अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर पित्त भी अगर आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो पित्त भी एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से कैटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर में होती हैं और जिनके होने से, यानी कि विघटन, तोड़ना, वो कार्रवाई उसमें होती है, जिसके होने से एनर्जी अवेलेबल होती है आपको कार्य करने के लिए। इनको कैटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इनका मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको दूं। एक है इंसुलिन हार्मोन जो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, और एक है ग्लूकागॉन हार्मोन, वो भी पैंक्रिया में प्रोड्यूस होता है, जो यकृत की एक सहायक ग्रंथि है के हिसाब से।
ग्लूकागोन जो है वो एक कैटाबोलिक हार्मोन है जो कि शरीर में जो एकत्रित संग्रहित चीजें हैं उनको तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इंसुलिन जो है वो संग्रह का काम करता है। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो वो जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है, जो भी चीजें उनमें या तो सहायक है संग्रह में या संग्रहित करता है। सो इट इज एनाबोलिक हार्मोन। सो जब शुगर बढ़ेगी तो आपकी बाकी चीजें भी स्थूलता में आ जाएंगी। यही बिल्कुल इसी प्रकार से चरक और शुश्रुत या किसी में भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। यानी फंक्शनली ऑल्सो, फिजियोलॉजिकली ऑल्सो देयर इज नो डेविएशन, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी, डायकोटोमी, ये एक जैसे ही है। अब जब ये सब हमने शरीर अब देख लिए, इनकी रचना कैसी है, हमें डिटेल में हमें इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि जब आप उसको शुरू से पढ़ेंगे, अथर्ववेद से शुरू करेंगे आयुर्विज्ञान को पढ़ना, और अभी मॉडर्न एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल या उन चीज़ों में आएंगे, तो हम पाएंगे कि ये जितना हम सोचते हैं एडवांस हो रहा है या परिष्कृत हो रहा है, उतना ही ये कंफ्यूजन हो रहा है। इट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट ऑन दी बॉडी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे पुराने ग्रंथों में आयुर्वेद के सभी का सभी जो उपचार है, चिकित्सा है, वो सिर्फ 3 ह्यूमर्स, वात, पित्त और कफ के ऊपर ही बेस किया गया है। इससे पहले मैं बता दूं वात के बारे में। वात जो है, हम सोचते हैं कि वो कोई एक चीज है जो इकट्ठी हो जाती है। वात और वायु में फर्क है। वात इज कंसिडर्ड टू बी a kinetic energy which is responsible for action of these two things, anabolic activity और catabolic activity। जो एक्शन हो रहा है उनको करने की क्षमता देना जो है वात का कार्य है। That now you correspond it to the nervous system. The nervous system is responsible for controlling the activity of anabolic activity, anabolism and catabolism. So what can be roughly corresponded or compared with the nervous system, both autonomic and the motor system. And then we have the division of this Vat in various forms, and we have the division of spinal cord in the modern science, and then we have the division of the body into chakras in yogic science. Now see the correspondence. योगिक साइंस में भी उसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है, वात की एनर्जी को या एनर्जी जिसको हम प्राणमय कोश को। सिमिलरली नर्वस सिस्टम को भी डिवाइड उसी तरह से किया गया है। और आयुर्वेद में भी वायु को 5 प्रकार की वायु में डिवाइड किया गया। तो देखिए 5 ही चक्र शरीर के, यहाँ 5 ही वायु और 5 ही सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सी द करस्पॉन्डेंस। तो जब हम उपचार करें किसी चीज का, तो क्या सिर्फ एक पद्धति से इसका उपचार करना उपयुक्त है? ये हम अब सब आराम से सोच सकते हैं। वी कैन अप्लाई आर्सब लॉजिकली। इज इट पॉसिबल टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट एड्रेसिंग द होल बॉडी होलिस्टिकली? कैन वी आइसोलेट वन पार्ट कि भाई मेरे तो ग्लूटस मसल सिर्फ खराब है, उसको ठीक करना है? ग्लूटस मसल्स के साथ फैशिया इन्वॉल्व है जो कवर करता है मसल्स को, उसके साथ जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं स्केलेटल सिस्टम के, उसके साथ मांसपेशी इन्वॉल्व हैं जो बाकी मांसपेशीज हैं, उसके साथ नर्व इन्वॉल्व हैं,
और उन नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन इन्वॉल्व है, और ब्रेन को फंक्शनिंग कराने के लिए गट इन्वॉल्व है, जहां से ब्रेन के लिए खाना आएगा, सामान आएगा, जिससे वो काम करेगा। अब हम कह दें कि सिर्फ हम उसको एक अवयव को ठीक कर लेंगे, तो ये तो असंभव है। इसीलिए पहले योग में, और जब आयुर्विज्ञान आया तो उसमें एक टसल थी, एक प्रकार का खिंचाव था कि भाई नहीं, आपको आयुर्विज्ञान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना जितना आप आयुर्विज्ञान का प्रयोग करेंगे उतना उतना डिपेंडेंसी आपकी अननेचुरली बॉडी के ऊपर हो जाएगी। यानी कि जब आप योग में हैं तो आप नेचुरली शरीर को ठीक रख रहे हैं। जब किसी में जब आप नेचुरली ठीक नहीं रखेंगे तभी शरीर में त्रुटि आएगी। उस त्रुटि को अगर हम हठ योग के जरिए ठीक करेंगे तो वो वापस नेचुरल सेल्फ में चला जाएगा, क्योंकि उसको करने की आदत होगी शरीर को ठीक करने की अपने आप को। लेकिन अगर हम उस समय कोई औषधि का प्रयोग करेंगे तो जो सिस्टम, पैरासिम्पैथिक सिस्टम है, जो रिपेयर सिस्टम है, वो अपना काम पूरी तरह से नहीं करेगा। यानी उसको आदत पड़ जाएगी उस औषधि की, औषधि आएगी वो ठीक कर देगी, मुझे जरूरत नहीं ठीक करने की। तो एक इंटरफेरेंस है, नेचुरल हीलिंग में वो इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इसीलिए फिर ये डिसाइड किया गया कि योग जो है वो बाकी सब जनता करेगी, और यानी कि नेचुरली जिएगी और नेचुरली ठीक होगी। जो लोग, जो राजसी लोग, जो राजा लोग हैं, तो किंग्स who cannot do naturally all these things, they are getting the comfort of the artificial life। उनको ठीक करने के लिए फिर आयुर्विज्ञान का सहारा लेके औषधि का सहारा लिया गया, सिर्फ रॉयल्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि वही बीमार हो रहे थे, वो अननेचुरल रह रहे थे, योग का प्रयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए वो बीमार हुए, उनके लिए इस्तेमाल किया। लेकिन कलयुग में क्या हुआ कि सभी के सभी उस राज के राजाओं की तरह ही रहने लगे। वी स्टार्टेड टू स्टे लाइक रॉयल्स ओनली, उनकी कॉपी करके, नकल करके। जब उस प्रकार से रहने लगे तो सभी को औषधि की आवश्यकता होने लगी। तो धीरे धीरे इन दोनों का एक मिश्रण हो गया, योग का और आयुर्विज्ञान का एक मिश्रण हो गया, और उस मिश्रण से ही जो सभी पद्धतियां हैं वो आगे बनती चली गई। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आज अभी जो कल युग के अंदर जो चिकित्सा है, वो चिकित्सा एक व्यापार की तरह प्रयोग में आ रहा है, जिस कारण से हमने इसको अब और ज्यादा विघटित कर दिया। वी हैव डिवाइडेड इट इनटू फर्दर, जिससे कि हम ज्यादा डोमेन बना सके, ज्यादा लोग इसमें व्यापार में एम्प्लॉयमेंट पा सके, और जितना एम्प्लॉयमेंट, जितने ज्यादा इसमें हिस्से होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, उतना पैसा अधिक आएगा, मुद्रा अधिक होगी। तो उस कारण से जो मॉडर्न आयुर्विज्ञान है या आयुर्विज्ञान है, वो उच्च स्थान नहीं पा रहा है। हम अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि उपचार कराएं, और फिर वो उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक होलिस्टिक सिस्टम फॉलो करें। पहले तो रोगों को होने ना दें, नेचुरली जिए, और अगर फिर भी रोग हो रहे हैं तो हम हठ योग का सहारा लेके उनको ठीक रखें। और हठ योग अगर पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें औषधि का प्रयोग करें, और औषधि भी अगर कामयाब ना हो तो फिर शल्य चिकित्सा का प्रयोग करके उसको ठीक करें। उसके बाद फिर नेचुरली जीना शुरू करें, प्राकृतिक रूप से जीना शुरू करें, जिससे कि प्राकृतिक जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल एक देना चाह रहा था इसके ऊपर, किस तरह से शरीर में त्रुटियां आती हैं और किस तरह से हम उनको नेचुरली ठीक कर सकते हैं।
अब जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में दो सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक है और एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक ऑटोनोमिक है जो अपने आप चलता है और एक हम इसको चलाते हैं। अब मैं एग्जांपल खाने का देता हूँ। व्हेन यू ईट फूड, जब हम भोजन करते हैं तो जैसे ही हमने भोजन को तोड़ा टुकड़े को, तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा जो गलट है वो तैयार हो जाता है कि अब खाना आएगा तो मैंने स्वॉलो करना है, फिर मैंने ऐसे खुलना है और फिर उसको जब सांस लेना फिर बंद कर देना है अपनी ट्रैकिया को, जिससे सांस की नली में खाना ना चला जाए। जो पेट्रॉइड ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, वो अपना काम करती है जिससे कि जो जूसेस हैं वो निकल सके मॉडर्न साइंस के हिसाब से। लार्ज जिसको बोलते हैं आयुर्वेदिक की भाषा में। और हमारे जो इसोफेगस है उसमें ऊपर का हिस्सा जो है वो हार्ड मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स है, और जो नीचे का हिस्सा है वो स्मूथ मसल्स हैं, वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। उनके ऊपर हमारा कंट्रोल कम है, वो वेगस नर्व से कनेक्टेड है। सो जब हम भोजन करते हैं तो एक तो शरीर की नेचुरल चाल है, स्पीड है, जिससे कि भोजन नीचे की तरफ मूव करेगा। और एक चाल होती है जो हम खाते हैं उस चाल के ऊपर। तो यानी कि पहले 6 इंच में हम खाएंगे, उसके बाकी के हिस्से में प्रकृति अपने आप उसको लेगी नीचे के हिस्से में। जब हम लोग भोजन कर रहे हैं, जब हम सही अवस्था में बैठे नहीं है, जबकि इसोफेगस पूरा अपनी स्थिति में नहीं आ पा रहा, यानी कि पोस्चरल गलत पोस्चर में बैठे, फिर हमारी जो कंसंट्रेशन है, अगर आप देखें जो इंद्रियां हैं, जो आंख है, कान है या बोलने का है, इस सभी के सभी एनर्जी को अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। आप कभी कोशिश करें, जब फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर से जो ब्लड है वो अधिक ऊपर रिक्वायर्ड है, इसीलिए वो मूवमेंट भी उसकी ऊपर की तरफ हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी मूव है, चाहे वो ट्रैकिया में या लंग्स में हो, उसमें ऊपर की तरफ है, स्वतः अपने आप बाहर निकलता है। सांस लेने के लिए हमें खींचना पड़ता है, लेकिन बाहर निकलना अपने आप निकलता है। तो दैट इज द नेचुरल फ्लो ऑफ द रेस्पिरेटरी एनर्जी आउटवर्ड, अपवर्ड। इसी प्रकार से देखने में जो अपवर्ड मूवमेंट है एनर्जी का, ध्यान से सुनने में भी अपवर्ड मूवमेंट है। और लेकिन भोजन में हमें मूवमेंट कहाँ करना है? डाउनवर्ड। तो अगर हम बातें कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं या ध्यान से सुन रहे हैं, तो जो नेचुरल मूव है एनर्जी का वो अपवर्ड हो रहा है, लेकिन एक इसोफेगस को जबरदस्ती नीचे ले जाना पड़ रहा है। तो उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है, जिससे भोजन ठीक तरह से नीचे नहीं जा पाता। लेकिन क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ऑफिस में जाना है या जल्दी जल्दी जो भी करना है, तो हम जल्दी जल्दी ऊपर खा लेते हैं, जहां तक हम उसको अंदर घुसा सके घुसा देते हैं। लेकिन नीचे की चाल तो प्रभु की है, वो तो प्रभु की चाल पे चलता है, तो वो तो धीरे धीरे जाएगा। जब ऐसा बहुत समय तक हम करेंगे कि नीचे से खाना गया नहीं और ऊपर से हमने उसमें डाल दिया, तो इसोफेगस जो है वो एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है, उसकी बड़े होने शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने बता लिया, जैसे आपने देखा होगा कि बंदर अपने गले में खाना रख लेता है, बगुला रख लेता है। इसी प्रकार से हम भी अपने गले में खाना उस प्रकार से रखना शुरू कर लेते हैं, और धीरे धीरे ये पाउचेस से बन जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में डाइवर्टिकुलम्स बोलते हैं। छोटे छोटे पाउच हो जाते हैं जिसमें खाना रुकना शुरू हो जाता है। जब खाना उनमें रुकना शुरू हो जाता है, तो वहां से एक रेफर्ड पेन सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में, रेफर्ड पेन सिस्टम, यानी कि एसोफेगस के अंदर खुद की अपनी सेंसरी नर्व्स नहीं होती, इतना पेन वगैरह वहां से पता नहीं कर सकता हमें। तो वो जहां जाके स्पाइनल कॉर्ड में उसकी नस मिलती है, नर्व मिलती है, और करस्पॉन्डिंगली वहीं से जहां नस निकलती है किसी मोटर सिस्टम की, जो हाथ में काम कर रहा हो, पैर का काम कर रहा हो या स्किन का काम कर रहा हो, तो वहां पे आपको उसका दर्द महसूस होता है। यानी कि जब आपके एसोफेगस में कहीं यहाँ प्रॉब्लम होगी, तो आपको यहाँ जो बोन है साइड की, यहाँ वाली, उसमें पेन महसूस होगा, इस मसल में महसूस होगा, क्योंकि वहीं पे उसी थोरेसिक लेवल के ऊपर ब्रैचियल प्लेक्सस निकलता है, और उसी थोरेसिक लेवल के ऊपर जो इनोवेट करती है नस इसको, इसोफेगस को, वो वहां मिलती है। अब उनका जो रेफर्ड पेन है वो इसोफेगस से यहाँ आता है।
जब हमें ज्ञान नहीं होता शरीर का, जो आज हमने किया, तो हम सोचते हैं कि यहाँ दर्द है, इसकी मालिश करो, और हम उस मालिश से उस दर्द को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं या सो कॉल्ड मसल रिलैक्सेंट ले लेते हैं और उसको कोशिश करते हैं ठीक करने की। जो समस्या बनी है आपकी भोजन की नल में, इसोफेगस में, उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि हमें शरीर का ज्ञान नहीं है। फिर हम जब वो डायवर्टिकुलम इतना बड़ा हो जाता है कि भोजन नीचे जाना बंद हो जाता है, तो वहाँ अल्सर्स वगैरह कुछ बन जाते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं अल्सराइटिस हो गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो शरीर का ज्ञान होने से हम नेचुरली हेल्दी रह सकते हैं। जब हमें पता चल गया कि जो इसोफेगस का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ, और जो बोलने की प्रक्रिया है उसमें एनर्जी का मूवमेंट अपवर्ड है, तो हम भोजन के समय बोलेंगे नहीं। और जब हम बोलेंगे नहीं और किसी और चीज पे फोकस करेंगे नहीं, तो अपने आप इसोफेगस के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे और भोजन को अपनी स्थिति में लेके जाएंगे। और अगर हमें अपनी स्पीड या गति इस भोजन के मूवमेंट की पता है, तो हम करेंगे भी भोजन उसी स्पीड के, उसी गति से करेंगे हम। यानी कि हम उसको अपने उसी प्रकार से चबाएंगे, मैस्टिकेट करेंगे, तब तक वो जो अंदर जाने वाली भोजन का हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा। तो जो सामंजस्य है इन दी सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। और यही एम था योगा का। यानी कि अगर आप योग आसन में, योग मुद्रा में भोजन करेंगे तो किसी प्रकार की त्रुटि होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए योग का ये मान लेना कि मैं योग सीखने चला गया, देख के मैंने योग कर लिया, ये गलत। योग तो दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण अपने जीवन में प्रयोग करने की एक धारणा है। जब ये धारणा हो जाएगी तो आप अपने आप ही अपने सभी अवयवों को अपने सेल्फ के साथ, अपनी आत्म के साथ उसका एक सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। और जब सामंजस्य स्थापित होगा तो अपने आप ही अवयव भी आनंदित होंगे और शरीर भी आनंदित होगा। जब ये दोनों आनंदित होंगे तो अपने आप ही मनोमय और जो विज्ञानमय कोश हैं वो अपने आप ही आनंदमय कोश का अनुभव करेंगे। So we need to understand that we don't need any kind of detailed study of anything. The yoga gives you the ability to just understand your body. खाना खाइए और बैठ जाइए, आंख बंद करके, आपको पता चलेगा भोजन कहाँ चला गया। जब आपको पता चले भोजन यहाँ पहुंच गया और आपको एकदम से रिलैक्सेशन हो जाएगा, फिर आप दूसरा ग्लास उसका खा सकते। बस ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब हम कहते हैं कि यम नियम प्रत्याहार आसन ध्यान, तो आसन का तो मैंने आपको बता दिया। ध्यान इज फोकस देयर व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट देयर इज अ synchronization between what you do and what Atma does, what happens inside with the parasympathetic system and what you do with your motor system, that is corresponding to each other. That is what the aim is. And when you do it, practice it longer periods, it will happen automatically. So that is samadhi. जब आपकी कोई वृत्ति ना हो, बिना एफर्ट्स के आप उस स्थिति में बैठे रहें या कार्य को करते रहें, वही समाधि है। समाधि के लिए अलग से समाधि लेके शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो यहाँ रहा कि योग से को हम किस प्रकार अपने जीवन में प्रैक्टिकली प्रयोग कर सकते हैं यथार्थ, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और जो आनंदित हमें होना है, यानी हमें आनंदमय कोश के परे आत्म से जो संबंध स्थापित करना है वो कर सके। अब अगर इसमें मॉडर्न साइंस हमारी मदद कर पा रही है by giving you detailed anatomical arrangements, तो हमारी जो इमेजिनेशन है या इमेजिन करके उसको करने की
क्षमता है वो बढ़ जाएगी जब मुझे पता होगा कि यहाँ पे जो ट्रेपेजियस मसल्स है उसके नीचे एक और मसल है जो कि स्कैपुला को ऊपर खींच के रखती है, जिससे मेरा स्थिति जो है जिससे जो मेरी स्थिति है सुषुम्ना नाड़ी की या ईड़ा नाड़ी की या पिंगला नाड़ी की वो ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और जिसमें फिर एनर्जी फ्लो जो योगिक आसन में हमने करना है या प्राणायाम में करना है वो हो जाएगा। तो क्यों ना मदद ले उसकी। हम क्यों बोलते हैं कि एलोपैथिक में गया था और फिर योगा में चला गया? नो, योग जो है वो आयुर्विज्ञान के जरिए सरल बनाया जा सकता है, मोर प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से आयुर्विज्ञान को योग के जरिए मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो क्यों ना होलिस्टिक चला जाए। तो ये एक शरीर की रचना जान लेने के बाद हमें या ज्ञान हो जाने के बाद हम योग को या आयुर्विज्ञान के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ बना रख सकते हैं, और अगर कोई विकृति त्रुटि आई हो तो हम उसका निवारण भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आयुर्वेद का मैं आपको एग्जांपल दूं, आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया कि ग्रॉसली 3 चीज़ों पे वो काम करते हैं, पहले कर रहे थे, अब तो खैर उन्होंने भी डिटेल एनालिसिस करके उसके ऊपर अलग अलग अवयव तंत्रों के ऊपर काम भी किया है और उसमें औषधि का प्रयोग भी किया है। पर अगर आप सिर्फ नेचुरली योग व्यू से देखेंगे तो एक बड़ा आसान सा सिस्टम है। अगर कोई चीज ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, जैसे ब्लड है, भोजन है, से सांस है, अगर वो ठीक से मूव नहीं कर रही है तो वो एक पेन इट विल गिव, एक दर्द उसमें जरूर होगा। जब कहीं भी दर्द हो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? ओरिजिनली इट इज एट द नर्वस सिस्टम लेवल या वात का प्रकोप है जब भी कोई दर्द हो, क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा और पीछे से पुश किया जाएगा तो उसमें पेन होगा, यानी कि नर्वस सिस्टम इज डिरेंज्ड एंड वी नीड टू रेक्टिफाई। और जब पित्त का प्रकोप होगा तो जलन होगी, क्योंकि पित्त जैसे हमने कहा इज अ कैटाबोलिक एक्टिविटी which breaks down and produces energy. तो जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी एक्सेस में, अननेचुरल तरीके में, जो कि हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे और शरीर से निकाल नहीं पाएंगे, तो शरीर में उस हिस्से में जलन। ये ना मानिए कि पित्त जो है सिर्फ ग्रहणी में है, पित्त जो है सेलुलर लेवल पे भी सेम है। जो सेल का लेवल है, सेल में भी कैटाबोलिक एक्टिविटी होती है, जब उसमें ऑक्सीजन जाती है कैटाबोलिज्म होता है, सेल डिवीजन तभी होता है, दैट इज कैटाबोलिज्म, सेल डिवीजन। तो सूक्ष्म लेवल पे भी और स्थूल लेवल के ऊपर भी ये दोनों प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती हैं। तो जब किसी भी लेवल के ऊपर पित्त का प्रकोप होगा तो आपको जलन महसूस होगी, तलवों में जलन होना, छाती में जलन होना, स्किन के ऊपर बर्निंग सेंसेशन हो जाना, ये सब पित्त के कारणों से होगी। चाहे पित्त किसी भी लेवल पे, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हो, चाहे वो टिश्यू लेवल के ऊपर हो, धातु लेवल पे, चाहे वो अवयव ऑर्गेनिक लेवल पे हो, चाहे वो तंत्र यानी कि सिस्टमिक लेवल पे हो, जहां भी उसमें त्रुटि आएगी आपके शरीर में जलन होगी। इसी प्रकार से कफ, जहां भी स्थूलता आए, जहां भी सख्त हो जाए कोई चीज, स्वेलिंग्स आ जाए और सुन्न रहे, ठंडा रहे, वो तभी होगा जब चीज स्टेगनेंट हो गई है, जो जिस मात्रा में जहां कोई चीज होनी चाहिए वो उसकी जगह ज्यादा इकट्ठी हो गई, एनाबोलिज्म ज्यादा हो गया है, लाइक व्हेन पीपल से कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कफ। और जब कफ अधिक होगा तो जो मूवमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, चीजों के सर्कुलेशंस हैं, चाहे वो लिम्फ का है, चाहे वो ब्लड का है, प्लाज्मा का है, एयर का है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेस एनाबोलिज्म की वजह से आ गई। तो ऑब्स्ट्रक्शन से जो सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, वो कम हो गया, और जब एयर का यानी उसको जब पुश किया जाएगा तो उसमें फिर दर्द शुरू होगा। सो दैट मीन्स व्हेन कफ गेट्स डिरेंज्ड
automatically the nervous system will get affected. So जिसको कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाएगा उसको चिड़चिड़ापन भी अपने आप आ जाएगा, उसकी एबिलिटीज भी अपने आप कम हो जाएंगी। और ये कब होगा? जब ईडा और पिंगला, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जब आपस में सही बैलेंस में नहीं होंगे, यानी वात और पित्त, ईडा पिंगला और दी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये एक ही चीज है। और जब तक ये बैलेंस में नहीं होंगी तब तक या तो कफ बढ़ जाएगा या पित्त बढ़ जाएगा, या तो एनाबोलिज्म ज्यादा होगा, आपके डिपॉजिट ज्यादा हो जाएंगे, स्वेलिंग्स हो जाएंगी, गांठें बन जाएंगी, और या फिर सब कुछ पतला हो जाएगा, जलन हो जाएगी। तो इनका बैलेंस बनाना जरूरी है। तो क्यों ना रोज सुबह उठ के नाड़ी शोधन प्राणायाम करके इनका बैलेंस बना लिया जाए। और अगर वो बैलेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है, उससे भी ज्यादा खराब आ गया है, तो फिर थोड़ी औषधि का प्रयोग कर लिया जाए। और अगर औषधि से भी नहीं हो पा रहा है तो फिर शल्य चिकित्सा कर ली जाए। पर मेरा ये मानना है कि बैलेंस बनाने से नेचुरली एक धीरे धीरे करके आपकी जो समस्थिति है, जो बैलेंस स्टेट है, वो आ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि पहले योगी थे या पहले लोग थे, उन्होंने यही कहा था कि आप औषधि में ना जाएं, शल्य में ना जाएं, पहले योग का ही प्रयोग करें। तो व्हेन वी लिव नेचुरली, maintain the balance of sympathetic and parasympathetic systems, or ida or pingala, or vat and pitta, we will remain healthy. And we have known through the rachana of sharir. शरीर की रचना से हमने जान लिया कि हम इस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो सीधा ये ना मान लें हम कि ये मुझे इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से ये समस्या बन गई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल खाने का दिया, तो खाना अगर कहीं रुकेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे अल्सर बन जाएगा। जब वो रुका रहेगा तो जो बाकी परजीवी हैं वो उसके ऊपर अपने आप आके रुकेंगे। जैसे आप कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं तो मक्खियां आ जाती हैं, ऐसे कूड़ा कचरा अंदर रहेगा तो उस पर भी मक्खियां आ जाएंगी। और फिर हम ये मान लेंगे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक था और जिसकी वजह से बैक्टीरिया आ गया। अरे भाई बैक्टीरिया आया क्योंकि वहां पे उसको बैक्टीरिया को खाने का सामान मिला, नहीं तो वो क्यों आता। तो ये इम्यूनिटी का भी जो खेल है, जो हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी वीक है या ठीक है, ये भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम के सामंजस्य पे ही डिपेंड करती है। और इसीलिए आजकल जनरली आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो सब के सब स्ट्रेस को एक बहुत महत्व देते हैं कि आपको स्ट्रेस है इसलिए आपका लिवर खराब हो गया, आपको स्ट्रेस है इसलिए प्रॉब्लम है। साइकोसोमेटिक स्ट्रेस इज द मेन रीजन फॉर ऑल एलिमेंट्स टुडे। एंड साइकोसोमेटिक मैंने आपको बताया, साइको इज योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सोमेटिक इज योर सिंपैथेटिक सिस्टम। उन दोनों का सामंजस्य बनाना ही साइकोसोमेटिक को ठीक करना है। यानी कि आप अनुलोम विलोम से ये अलग से करने की जरूरत नहीं, हमेशा it should be way you should breathe so that the balance remains, that one knows which one to use, and if it has gone for longer period, how to change over to the next one. yes, ये साधारण और से एक सामान्य क्रिया होनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह मैंने 10 मिनट नाड़ी शोधन कर लिया तो बस अगले दिन तक हो गया। नो, it is being conscious of your health, of your balance, of this pitta and vata, ida, pingala, or your sympathetic, parasympathetic systems all the time. Then there will be no bimari. This is guaranteed. तो अब हमने शरीर की रचना के माध्यम से जान लिया कि रोग क्यों होते हैं, इस बैलेंस के खराब होने से ही होते हैं, और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बैलेंस को मेंटेन करके, चाहे योगा से करें, औषधि से करें, इस प्रकार से भी करें, हठ योग के जरिए कर सकते हैं, जिस अब यहाँ आज का मैं जो यही खत्म होता है। अगले के लिए आप लोग टॉपिक मुझे बता सकते हैं क्या करना चाहेंगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि अभी आगे से जो भी हम चीज करेंगे वो सब नेक्स्ट करेंगे।
यानी कि उसमें योग का भी मिश्रण रहेगा, उसमें आयुर्विज्ञान का भी मिश्रण रहेगा, और इनके परे और कुछ है ही नहीं। तो चाहे हम शरीर को ठीक रखना हो, चाहे हमें रिलेशनशिप्स का ठीक रखना हो, चाहे हमें प्रोफेशन का ठीक रखना हो, हर चीज में यही दो जो स्किल्स है वो रिक्वायर्ड है कि आपका शरीर ठीक होगा तो मनस ठीक होगा, मनस ठीक होगा उसकी क्रियाएं ठीक होंगी, प्रतिक्रियाएं ठीक होंगी, जब क्रियाएं ठीक होंगी तो रिलेशनशिप ठीक होगा, जब रिलेशनशिप ठीक होगा तो अपने आप जो कम्युनिटी फंक्शनिंग है वो बेहतर होगी, कम्युनिटी फंक्शन बेहतर होगी तो आपका प्रोफेशनली आप अच्छे हो जाएंगे, प्रोफेशनली आप अच्छे होंगे तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का सामंजस्य बनेगा, जब वो सामंजस्य बनेगा आपका शरीर और सुदृढ़ होगा और हेल्दी हो जाएगा, जब वो और हेल्दी होगा तो आपका मनस और उसकी जो स्थिति है वो भी और अच्छी हो जाएगी, जो मानो और भाव उसके अच्छे होंगे तो बुद्धि अपने आप स्थित रहेगी, स्थिर रहेगी, स्थिर बुद्धि से किया गया कार्य certainly it will be better work. Good work will produce good results in terms of your relationship, in terms of your profession. So a cycle starts. So let us maintain this cycle. Do not make it ulta. कि बैलेंस खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, भाव खराब हुए, बुद्धि अस्थिर हो गई, कर्म खराब हो गए, उसका कर्म का फल खराब हो गया, जो रिलेशनशिप है वो खराब हो गया, प्रोफेशनली डाउन हो गए, स्ट्रेस हो गया और बैलेंस खराब हो गया। तो इसको चक्र को उल्टा ना चलने, इस चक्र को सीधा ही चलाने, और सीधा चलाने का तरीका है उस ट्रैक के ऊपर कहीं से भी एंटर कर जाओ, जहां से वो सर्कल है उसमें कहीं एंटर करो और उसको सही दिशा में घुमा के चलो। वो कैसे घूमेगा, एक बार बस उसमें घुमाने की जरूरत है, फिर वो फ्री व्हील की तरह अपने आप घूमता है, क्योंकि वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रभु ने ऐसे ही बनाया है। दुखी होने के लिए हमें एफर्ट करने पड़ते हैं, खुश रहने के लिए प्रभु ने बनाया है। तो अगले जो सीरीज है इसी के अंदर हम कैसे इंटेलिजेंटली अलग अलग स्थितियों में हमने कर्म करना है या एक्शन करना है या रिएक्शन करना है उस पर डिस्कस करेंगे, और उसमें देखेंगे कि हर कर्म में करने में अगर त्रुटिपूर्ण उपाय किया गया हो, योग किया गया हो त्रुटिपूर्ण, तो किस प्रकार से विकार की उत्पत्ति होगी, और फिर देखेंगे हम उनको विकारों को किस प्रकार रोक सकते हैं, हाउ कैन वी स्टॉप देम फ्रॉम हैपनिंग, और फिर देखेंगे कि उस विकार का निवारण किस प्रकार से किया जाए आयुर्विज्ञान जिसमें कि योग शामिल है उसके जरिए। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई थॉट मैं सुबह ही अलग से आपको चित्र भेज दूं जिससे कि आप खुद भी कंपेयर कर सके कि कितनी सिमिलरिटी है और कितना आसान है इसका अनुभव करना। धन्यवाद, नमस्कार।